आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो है नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, और बाकी सारे जितने भी उसके बाद जितने भी यूथ का इम्पोर्टेंट पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। साथ में कुछ वुमेन रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, और एससी एसटी का भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज है उसको भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो क्या रहेगा ना, हमारे पास और नेक्स्ट डे को पॉलिसीज पढ़ने लायक नहीं रहेगा। हम लोग पॉलिसीज टॉपिक में जो भी और इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज है वो सारे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसीज के ऊपर काफी हम लोगों ने टाइम दे दिया और मुझे आशा है कि हर एक जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हो सकता है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज से सवाल आ सकता है, हर एक इम्पोर्टेंट पॉलिसीज को हम लोगों ने टाइम दिया है और अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हो सकता है कि अगर हम लोगों ने जितना पढ़ाई कर लिया उसके अलावा कुछ पॉलिसीज में से अगर सवाल आ जाए तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि एक सेंस डेवलप हो जाता है ना कुछ पॉलिसीज रिलेटेड। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो बार बार हम लोगों को ये चीज देखने को मिला था कि पॉलिसीज जो है वो सॉलिटरीली काम नहीं कर रही है, कि एक पॉलिसी के साथ दूसरे पॉलिसीज कनेक्टेड है, और हम लोग अच्छे तरीके से हर एक पॉलिसीज को टाइटल को अच्छे तरीके से समझाएंगे तो एक सेंस मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों के पास डेवलप हो गया है कि किस पॉलिसी का एप्लीकेशन किस तरीके से हो रहा है ना। तो इसीलिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में एनएसएस। अब ये जो स्कीम है नेशनल सर्विस स्कीम या इनिशिएटिव बोल सकते हैं, ये बहुत कॉमनली यूज्ड इनिशिएटिव है, क्योंकि ये कॉलेज लेवल पे एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे बहुत रिनाउंड इनिशिएटिव है ना, जिसको हम लोग देखे हैं बार बार कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इवन हो सकता है कि आप लोगों में से भी जितने बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे एनएसएस या एनसीसी से क्रॉस्ड ओवर बच्चे हैं, है ना। आप लोग भी हो सकते हैं कभी ना कभी एनसीसी या एनएसएस का पार्ट रहे होंगे, तो उसी से जुड़ा हुआ जो नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस वही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला लॉन्चिंग डेट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉन्चिंग डेट है 24 सितंबर 1969। अब जब ये एनएसएस शुरू हुआ था तो उस टाइम 37 यूनिवर्सिटीज से शुरू हुआ था। कितना? 37 यूनिवर्सिटीज से शुरू हुआ था, लेकिन 37 यूनिवर्सिटी से सिर्फ लॉन्च हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि 37 यूनिवर्सिटी ही एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट बहुत बड़ा है, एंड रिजल्ट बहुत बड़ा है, और आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि 40,000 वॉलंटियर का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, मतलब हुआ है अभी तक इस नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से, और जो 65 यूनिवर्सिटी तक स्प्रेड आउट हुआ है, ठीक है। मतलब 65 यूनिवर्सिटीज, सॉरी 65 यूनिवर्सिटीज नहीं, एक मिनट में, 657 मतलब 697 यूनिवर्सिटीज कवर हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और 40,000 वॉलंटियर का इन्वॉल्वमेंट। हर साल नए नए यूनिवर्सिटीज को इसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है और नए नए एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब ये जो अभी आपका जो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट है इसका मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। यहाँ आपको पढ़ना चाहिए और इसी से सवाल आने का चांसेस। इतना जो नंबर्स हमने अभी यहाँ पर लिख के रखा है ये बस आप लोगों का एडिशनल सपोर्ट के लिए है। सवाल आने का जो चांसेस है वो है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। किस पॉलिसीज का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बेहतर और इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। किस तरीके से इस पॉलिसीज के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव को मीट करने की कोशिश किया गया था वो है यूथ के अंदर सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यूथ के ऊपर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना। अभी जो आप लेक्चर देख रहे थे ये हमारा लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो पहले जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में, जहां से आपको हमारा ऐप स्टडी सोशल वर्क डाउनलोड करना है, या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स 2025। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत ही प्यार से पूरा कोर्स को कवर किया है, कंप्लीट सिलेबस, और आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन को
कवर किया हुआ है। 24/7 आपको चैट सर्विसेज मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने से आपका एजुकेशन में डेवलपमेंट आएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो टीचिंग पैटर्न है वो आपको सूट करता है और आपको लगता है मुझसे थोड़ा सा फायदा हो सकता है, तब इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस वक्त हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसके माध्यम से अगर आप कोड यूज करेंगे SSD2025 तो आपको 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको कोर्स पड़ेगा 2999, बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्दी कोर्स के अंदर। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, यूथ हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, और यूथ के ऊपर डिपेंड करके हमारा अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन डिपेंडेंट होते हैं। मतलब हमारे देश का इन फ्यूचर क्या होगा वो आज का यूथ डिसाइड करती है। इसलिए ना बार बार आप लोग देखते होंगे कि जो यूथ के ऊपर बहुत सारा चीजें एग्जीक्यूशन होता है और सर्वे होता है। जैसे बोला जाता है कि देखो दूसरे देश के यूथ क्या काम कर रहे हैं, हमारे देश के यूथ ये काम कर रहे हैं। आज के दिन में जैसे फोन एडिक्शन एंड सोशल मीडिया एडिक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूथ के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कोल्ड वॉर भी है कि यूथ को इसी चीजों में इन्वॉल्व करके रख दो, इन फ्यूचर कंट्री का सत्यानाश हो जाएगा, है ना। जो दुश्मन कंट्रीज होते हैं इस तरीके का एग्जीक्यूशन करते हैं, अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर एंड ऐप के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट, है ना। सट्टा का प्रचार आज के दिन में जो है बहुत एक भयंकर चीजें हैं। ये जो एग्जीक्यूशन है या ये जो प्रॉब्लम्स है ये कहीं ना कहीं पूरा कंट्री का फ्यूचर को प्रॉब्लम में डाल देती है, कंट्री का फ्यूचर को। इसीलिए ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है इस तरीके का स्कीम को एग्जीक्यूट किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ताकि हमारे यूथ जो है वो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रहे। नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से किया क्या जा रहा है? नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से कुछ एक्टिविटीज किया जा रहा है कॉलेज लेवल पे, हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, और इसके माध्यम से उन लोगों को सोसाइटल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। जैसे देखिए आप लोग वॉलंटरी काम करते हैं कोई एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ के अंदर आप लोग वॉलंटरी काम करते हैं। बस यही फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा और छोटे लेवल पे देखिए कि जब आप स्टूडेंट हैं उस टाइम वॉलंटरी आप कब करते हैं? जब आपका पढ़ाई हो गया है या आप मास्टर डिग्री लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में हैं या हायर सेकेंडरी लेवल पे हैं, उस टाइम अगर और सेंस डेवलप हो जाए तो आने वाले फ्यूचर और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसी तरीके का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के माध्यम से, और इसका मोटो दिया गया था नॉट मी बट यू। देखिए मोटो जो है ये मोटो आपको रिफ्लेक्ट करके बता रही है कि नॉट मी बट यू, इसका मतलब मैं अपने आप से सोसाइटी को ज्यादा प्रेजेंट कर रहा हूं, नॉट मी बट यू, है ना। तो सोसाइटी के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर चला आ रहा है। तो ये चीज है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप द पर्सनालिटी कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू वल्नरेबल वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विसेज। कैरेक्टर को डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलप करना स्टूडेंट के माध्यम से, स्टूडेंट को, ताकि कम्युनिटी सर्विस के ऊपर झोंक बढ़े। कम्युनिटी सर्विस इट मीन्स सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास सोसाइटी के लिए बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम लोग जब अपने स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे ये चीज समझ जाएंगे तो आने वाले टाइम में हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंट्री का एक कॉन्सेंट्रेशन भी रहता है। जितना हम लोग सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, यूथ जितना सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, आने वाले टाइम में कंट्री का पावर भी उतना डेवलप हो जाएगा। सोसाइटी के साथ कंट्री कनेक्टेड है। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बारे में और थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। एक है लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, टीम बिल्डिंग करना, एक बिलोंगिंगनेस डेवलप करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना। ये अब देखिए ये लीडरशिप डेवलप करने के माध्यम से या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों लीडरशिप डेवलप करना? लीडरशिप एक ऐसा क्वालिटी है जो एक स्टूडेंट को एक मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट कर सकती है। हमारे पास जो हम लोगों के आज के दिन में जो भी नेता मंत्री है ना, नेता मंत्री है, ये कौन है? ये एक्चुअली में क्या है? ये सोसाइटल लीडर्स है ना, कि हमारे एक बड़ा सोसाइटी का एक क्राउड उनको अपना लीडर मानता है, और इसीलिए उनको हम लोग इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं कि आप हमारे लीडर, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो अल्टीमेटली वो जाके पार्लियामेंट में, कैबिनेट्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट करने के लिए हमारा हेल्प करते हैं, हमारा अपना बात करते हैं, है ना। एक मैकेनिज्म के अंदर वो चीज डेवलप होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक बड़ा
डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड किया है, आप अपने टॉपिक के जो लेक्चर है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, किस तरीके से पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, किस तरीके से पॉलिसी को बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो है लीडरशिप डेवलप करने के माध्यम से क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उसमें क्या है, सेंस है, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस है, और वही बंदा जाके आगे लीडर बनेगा तो वो किसका बात करेगा, सोसाइटी का ही तो बात करेगा, वो कम्युनिटी का ही बात करेगा, है ना। वो अपने बारे में नहीं बात करेगा, वो सोसाइटी के बारे में बात करेगा, कंट्री को आगे रखेगा। तो जो देखिए यहाँ पर मोटो क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, नॉट मी बट यू। तो अगर हमें ऐसा नेता मिल गया जो अपने बारे में नहीं आपके बारे में बात कर रहा है, तो यही तो चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है। और क्या ऑब्जेक्टिव है, एक देखिए यहाँ पर एक चीज के बारे में और आप लोग ध्यान रखिए, जो है स्पेशल कैंप करना। ठीक है, इस प्रोग्राम के माध्यम से 7 डेज का रेसिडेंशियल कैंप प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम वहां पर 7 दिन आपको रहना है और कुछ एक्टिविटीज होता है। जो भी एक्टिविटीज सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी बेस होता है, उस तरीके का एक्टिविटी में पार्ट लेना है, एग्जीक्यूट करना है जो भी एक्टिविटीज दिया जाता है, और वो एनसीसी का एक उसके बाद सर्टिफिकेशन का प्रोसेस रहता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये है एनसीसी नेशनल सर्विस स्कीम, जिसका आपको कुछ चीजों का याद रखना है। कब शुरू हुआ था ये याद रखना है, कितने यूनिवर्सिटी लेके शुरू हुआ था, तो 37 यूनिवर्सिटी को लेके शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। दूसरा है मोटो क्या है, इसको याद रखना है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये याद रखना है। इतने चीजों के बारे में आप लोग याद करेंगे तो काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं आशा रखता हूं जितना आप लोगों ने पढ़ लिया उसके बाद आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप बस अभी जो मैंने बात किया नोट करते जाइए, उतना आप लोगों के काफी है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो एनसीसी है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए 3 लेवल का स्ट्रक्चर होता है इसमें, नेशनल, स्टेट और इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल लेवल का मतलब होता है जहां से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जैसे कॉलेज में है तो कॉलेज हो गया इंस्टीट्यूशन, स्कूल में है तो स्कूल हो गया इंस्टीट्यूशन, या कहीं और से अगर किया जा रहा है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो वो हो गया इंस्टीट्यूशनल। तो देखिए इंस्टीट्यूट में अगर मैं नीचे से आपको समझा रहा हूं, आपको समझने में ज्यादा आसान रहेगा। अगर आप एनसीसी कर रहे हैं या एनएसएस कर रहे हैं तो उसके माध्यम से क्या होगा, आप जिस कॉलेज में है उस कॉलेज में आपको एक सुपरवाइजर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको टेक्निकल शब्द में बोला जाता है प्रोग्राम ऑफिसर। अब प्रोग्राम ऑफिसर क्या होता है, नॉर्मली जो कॉलेज के टीचर हैं या प्रोफेसर हैं उनसे उनके माध्यम से ही किसी को सुपरवाइजर या प्रोग्राम ऑफिसर बनाया दिया जाता है, जो आपको मॉनिटर करेंगे, जो एनसीसी या एनएसएस का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर कौन रहता है, उसके ऊपर में स्टेट लेवल पे कुछ लोग रहते हैं जिसको बोला जाता है स्टेट लिजनिंग ऑफिसर, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके ऊपर जो रहता है वो है नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट के अंदर कंट्रोलर होता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर काम करते हैं, जो लोग वर्कर हैं, उन्हीं के माध्यम से ये चीज को स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां पर एनसीसी या एनएसएस सेल होता है। ठीक है, एनसीसी और एनएसएस सेल होता है, उसके माध्यम से एक होता है स्टेट लिजनिंग ऑफिसर, और उसके नीचे होता है आपके कॉलेज के जो भी प्रोफेसर हैं, जिनके माध्यम से या जिनके अंडर में आप एनसीसी या एनएसएस के पार्ट बने। ठीक है, दोनों का फंक्शनलिटी सेम है, इसीलिए मैं एनसीसी एंड एनएसएस दोनों को एक ही बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेम। चलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है नेहरू युवा केंद्र, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है। अभी भी ये एक्टिव है, चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और इसका बड़ा बड़ा रिकॉर्ड भी है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो नेहरू युवा केंद्र, जिसको बोला जाता है NYKS, ठीक है, नेहरू युवा केंद्र संगठन। देखिए कब स्टेबलाइज हुआ था, 1972 में स्टेबलाइज हुआ था, 1972 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब क्या है, इसको बाद में ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। देखिए जो नेहरू युवा केंद्र है, ये इसको क्या, कोई ना कोई एक पेरेंट बॉडी होता है जिसके अंदर में इसको दिया जाता है नेहरू युवा केंद्र। ठीक है, पेरेंट बॉडी जैसे कोई कमिटी हो सकता है, कोई एनजीओ, बड़ा एनजीओ हो सकता है, इन लोगों के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र संगठन को प्रोवाइड किया जाता है, जिसका एक बॉडी बनाया जाता है, एग्जीक्यूशन बॉडी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उसके माध्यम से नेहरू युवा केंद्र को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के माध्यम से ये प्रोजेक्ट को फॉर्म किया गया है, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, प्रोग्राम को फॉर्म किया गया है, और एक गाइडलाइन के माध्यम से, मतलब क्या मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर के माध्यम से बनाया गया है, एग्जीक्यूट मतलब प्रोग्राम किया गया है। और इसके अंदर क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई एनजीओ
या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि नेहरू युवा केंद्रों को आप चलाओ। अब यहाँ जो एनजीओ के अंदर नेहरू युवा केंद्र को लोग चला रहे हैं, ये लोग ऑटोनोमस है, मतलब वहां पे जो भी मैनेजिंग बॉडी दिया जा रहा है वो लोग ऑटोनोमस है। मतलब उनको क्या करना है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट का जो भी बाइलॉज है या रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइन, उसको फॉलो करना है, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो अपने लेवल पे ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। 1987 1988 इस एज में, इस टाइम में ये बॉडी को ऑटोनोमस बनाया गया था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, नेहरू युवा केंद्रों का शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। ठीक है, दूसरा है एस्टेब्लाइज डेट, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर ऑटोनोमस कब हुआ था ये एक बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है ये आप लोगों को याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता चल रहा है यूथ के ऊपर है तो यूथ अफेयर सही होगा। ठीक है, लेकिन एक रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड आपको याद रखना चाहिए वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेसरूट लेवल यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरा विश्व का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ग्रेसरूट लेवल पे, मतलब इसको विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे एग्जीक्यूट किया गया है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर नेहरू युवा केंद्र संगठन का ऑब्जेक्टिव क्या है या ये करती क्या है। ठीक है, तो देखिए करती क्या है, मतलब ये यूथ को वॉलेंटियर के जैसा जोड़ते हैं। ठीक है, वॉलेंटियर के जैसा यूथ को जोड़ते हैं, और फिर यूथ को बहुत अलग अलग तरीके का स्पोर्ट्स एंड स्किल, इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, मोस्टली जो नेहरू युवा केंद्र है वो क्लब बेस्ड काम करती है। क्लब क्या है, गांव के लेवल पे छोटे छोटे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से क्लब को फॉर्मेशन किया जाता है, जहां पर 5 लोग 10 लोग 12 लोग करके एक कहीं पर भी एक क्लब बना लिया, स्पोर्टिंग क्लब, जो लोग खेलते हैं इस तरीके का। तो नेहरू युवा केंद्र उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको स्पॉन्सरशिप देना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि स्पोर्ट्स स्पिरिट को और आगे बढ़ाए, बच्चों में स्पोर्ट्स स्पिरिट बने रहे, लोग खेलें, और उसके लिए जिस तरीके का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है वो नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे खेलने के लिए सामान दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, इस तरीके का चीजें दिया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, कोचेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, या जो मैदान है उसमें अगर कुछ किसी तरीके का रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, इस तरीके का चीज है, मतलब रिसोर्सेस को प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ एनकरेजमेंट करना। ये 3 तरीके का पिलर के ऊपर नेहरू युवा केंद्र काम कर रही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेटवर्क को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, नेहरू युवा केंद्र का नेटवर्क को समझ लेते हैं। नेटवर्क एंड ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया, नेटवर्क ऑफ यूथ क्लब एस्टेब्लिश्ड इन विलेजेस, ये हमने बात कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर यूथ एंड सपोर्ट कम्युनिटी थ्रू डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। और क्या है, एक्टिविटी टेलर टू लोकल नीड्स एंड इंप्लीमेंटेड बाय मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द वेरियस लेवल, नेशनल, स्टेट एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशनल, जिसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया। फिर भी हम बता देते हैं कि कुछ एक्टिविटीज इंप्लीमेंट किया जाता है जहां पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम। देखिए अगर कहीं पर क्लब है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो क्लब बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। हो सकता है कि क्लब है लेकिन क्लब का एक्टिविटी उतना बढ़िया नहीं है, तो ये इनएक्टिव, मान के चलिए इनएक्टिव है। ठीक है, तो वहां पर क्या करना, मोबिलाइजेशन करना कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से उस क्लब के अंदर मोबिलाइजेशन किया जा रहा है कि कितने लोग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट पर्सन हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना अलग अलग तरीके से। तो देखिए नेहरू युवा केंद्र का जो टायर है वो 3 टायर, नेशनल वाइड, स्टेट वाइज, मल्टीलेटरल, इंस्टीट्यूट वाइज, मतलब कुछ स्टेक होल्डर। देखिए यहाँ पर टायर को मैं समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेशनल, स्टेट। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आ गया कि स्टेट और नेशनल पे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और तीसरा जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, मतलब है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स डेवलप करने के माध्यम से कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ भी कोलैबोरेशन है। मान के चलिए कोई बड़ा स्पोर्टिंग क्लब है या कोई स्पोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ भी कनेक्शन है,
तो उनको कोलैबोरेट करने के बाद कहां पर लेके जा रहे हैं, वो क्लब में लेके जा रहे हैं, ताकि क्लब का एग्जीक्यूशन हो, रिसोर्सेस को और ज्यादा मॉनिटर किया जाए एंड मोबिलाइज किया जाए, ताकि लोगों के अंदर स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बचे रहें, लोगों के अंदर स्पोर्टिंग एंथुजियाज्म बचे रहें और लोग उस तरीके से मतलब अपना जीवन यापन भी करें। ठीक है, तो ये हो गया नेटवर्क एंड ऑब्जेक्टिव का बात। और क्या है भाई समझने लायक यहाँ पर? फोकस एरिया एजुकेशनल ट्रेनिंग, अवेयरनेस जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक नया शब्द आ गया जिसको आप लोग हो सकते हैं कि कनेक्ट ना कर पाए, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मतलब लोगों को तो स्पोर्ट ही सिखा रहे हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है स्पोर्टिंग के माध्यम से, ठीक है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों? अगर हम बात करेंगे तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो शब्द है उसको सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट में मत देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि इंसान के अंदर या कम्युनिटी में अगर स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर रहते हैं तो एनर्जी हमारा डाउन होता रहता है, और हम लोग अगर मैदान में जाते हैं खेलते कूदते हैं तो क्या होता है, हमारा एनर्जी इंक्रीज होता है, लोगों के साथ कनेक्शन बनता है, तो नेटवर्क हमारा बड़ा होता है, और साथ ही साथ हमारा बॉडी एंड माइंड दोनों सजाग रहता है, अच्छा रहता है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि पहले तो देखिए इन लोगों को, जो लोग भी नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, क्लब के साथ जुड़ रहे हैं, उन बच्चों के अंदर एटलीस्ट वो एंथुजियाज्म क्रिएट हो जा रहा है कि वो अपने आप को एक एक्टिव पीपल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मैं एक्टिव हूं, मेरे अंदर ये एनर्जी है। और दूसरा है कि जब नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, कोई भी इंसान के पास, आपके अंदर भी अगर नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको आप किसी भी टाइम क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे आप, एक तो हो गया कि आप मान के चलिए आपके पास बहुत दोस्त है, ठीक है, तो आपने कल मिठाई का दुकान बना लिया, तो मिठाई का दुकान अगर बन गया तो आपके पास अगर ज्यादा जानकारी रहेंगे, लोग अगर आप कुछ पहचानते हैं तो आप ही के दुकान में लोग आएंगे ना। तो इसका मतलब नेटवर्क को हम लोग कहीं पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो नेहरू युवा केंद्र है उसके माध्यम से अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटीज एंड अवार्ड का बात होता है, मतलब स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, यूथ को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यूथ के लिए अलग अलग तरीके का भी इनिशिएटिव है अपार्ट फ्रॉम नेहरू युवा केंद्र। इसके बाद भी तो मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीके का इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से यहाँ पर मतलब एक व्यवसायिक सोच बनाना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बनता रहता है। और क्या है, देखिए जियोग्राफिकल स्प्रेड को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जो है नेहरू युवा केंद्र का जो ऑफिस है वो अभी इंडिया में 500 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। और रूरल यूथ आर कॉल्ड यूथ क्लब्स, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। हाँ, एक यूथ फेस्टिवल का इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए जो अपॉर्चुनिटी का हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए हर साल नेहरू युवा केंद्र में स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे होता है ना 12 जनवरी, इसमें एक एनुअल एक ये होता है, एक मेला टाइप फेस्टिवल्स वाइज काम होता है, जहां पर क्या होता है, जो नेहरू युवा केंद्र के साथ कनेक्टेड है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है ना। ये जो यूथ फेस्टिवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर नेटवर्क भी इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो रहे हैं, अपना स्किल को शोकेस कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कोई कंपटीशन में, तो इसीलिए यूथ के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये 5 दिन का होता है, जो नॉर्मली जो प्रोग्राम है उसको 5 दिन का। और क्या बोला जाए, ड्यूरेशन 5 days, होस्टेड एट सिलेक्टेड लोकेशन, वो तो समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया नेहरू युवा केंद्र का वर्णन। ठीक है, आप लोगों ने ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में समझ पाए कि नहीं, एक बार मेरे को बता दीजिए प्लीज। देखिए दो छोटे छोटे चीजों के बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जहां पर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा याद रह जाएगा, तो बाई चांस अगर कहीं पर सवाल आने का स्कोप बन गया तो याद हो जाएगा। एक है नेशनल कमीशन फॉर यूथ। ठीक है, ये नेशनल कमीशन फॉर यूथ जो है ये एक तरीके का यूथ के लिए कमीशन बनता है। हम लोग पीछे और भी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर SC ST का एक कमीशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है नेशनल कमीशन फॉर यूथ, जो है वो एक कमीशन, एक
एक कमीशन बनता है। कमीशन किस तरीके से बनता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर यूथ। तो कमीशन नॉर्मली एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मैनेजमेंट जैसा ही एक पार्ट होता है, ठीक है, जहां पर अलग अलग फील्ड से, अलग अलग टाइप के फील्ड से लोगों को बुलाया जाता है और उनका एक्सपर्टीज को लेके उनसे एक बोर्ड बनाया जाता है और इस बोर्ड के अंदर एक एक्टिविटीज डाला जाता है। तो नेशनल कमीशन फॉर यूथ एक बोर्ड है या कमीशन है जिसको बोल सकते हैं, जो 5 मेंबर का होता है, ठीक है। एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, उसके बाद और 4 लोग होते हैं जिनका काम होता है कि यूथ के ऊपर कंसंट्रेशन करना, हमारे देश में जो भी यूथ के ऊपर पॉलिसीज क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना, उसके मॉनिटर करना, समझना कि किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से कम किया जा सकता है और यूथ के लिए अलग अलग नए नए अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक पॉलिसी को दूसरे पॉलिसी के साथ किस तरीके से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और पॉलिसीज का जो आउटपुट है, जो इम्पैक्ट है उसको किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर यूथ जो है इस तरीके का काम करता है। डेट था जब बनाया गया था 15 मार्च 2002 में ये कमीशन को बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर यूथ, ठीक है। समझ लीजिएगा चीज को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। एक कमीशन या एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है जिसके माध्यम से यूथ के बारे में, जो भी यूथ के बारे में बेटरमेंट हो सकता है हमारे कंट्री में थ्रू पॉलिसी, इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जा रहा है। इंटरकनेक्शन ऑफ पॉलिसीज, यूथ का जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर काम होता है जो है नेशनल कमीशन फॉर यूथ, ठीक है। इसी तरीके का दूसरा एक सेगमेंट है जो है नेशनल यूथ अवार्ड्स। ये नेशनल यूथ अवार्ड्स जो है इसके माध्यम से हर साल 25 बच्चों को या 25 यूथ को अवार्ड किया जाता है फॉर देयर बेटर एक्टिविटी। किस तरीके का एक्टिविटी होता है, सोशल वर्क के ऊपर या सोशल डेवलपमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का एक्टिविटी हो सकता है। आप लोग भी चाहेंगे तो इंटरनेट में इसको छान सकते हैं, नेशनल यूथ अवार्ड्स। जो लोग सोशल वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं कि मैंने पूरा साल में ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने किया। एक एज ग्रुप का स्पेसिफिकेशन होता है हर साल, जो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 35 साल तक शायद उसमें वैलिडिटी है, फिर भी एक बार आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एज इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला नहीं, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट 50 यंग पीपल को यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। एक मॉनेटरियल बेनिफिट भी होता है, ठीक है। अवार्ड में 50,000 से भी ज्यादा रुपया प्रोवाइड किया जाता है एज अवार्ड और साथ ही साथ अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटीज भी रहता है, ठीक है। तो ये है नेशनल यूथ अवार्ड। अब देखिए जैसे नेशनल यूथ अवार्ड है, ये नेशनल यूथ अवार्ड को एनसीसी एंड एनएसएस के साथ जोड़ा जा सकता है। जो नेशनल नेहरू युवा केंद्र है उसके साथ जोड़ा जा सकता है। उनके ही जो बच्चे हैं यहाँ पर मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई इंडिविजुअल भी चाहे अपने आप को रजिस्टर करना तो भी ये कर सकते हैं, या न्यूली इसको फॉर्म किया गया है जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे जो एज ग्रुप को क्राइटेरिया किया गया है उस एज ग्रुप के अंदर होगा यंग पीपल, तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अदरवाइज नेशनल युवा केंद्र, एनसीसी, एनएसएस, इसके माध्यम से भी बच्चों को एनरोल किया जाता है, या एनरोल नहीं मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस अवार्ड में पार्ट लेने के लिए, ठीक है। नेशनल यूथ अवार्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर से भी सवाल आने का चांसेस है। मैं आशा रखता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं। आप हो सकता है काफी दिनों से हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार एक लाइक और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन लगता है और आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमें लगता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं सोशल वर्क कम्युनिटी में। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, अपना फीडबैक भी देते जाइए भैया कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मन का जो भी है वो भी बताते जाइएगा। और अगर उससे भी अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस इतना ही गुजारिश था। जय हिंद, जय भारत।